हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। देखो ये वही ज़रा निकालो भाई, वो वाला अनसोल्ड देना, यही वाला है ना। ये देखो ये अनसोल्ड है एचएम का, और इसी एचएम का जो 2020 का एक सेट है, सेट 5 इंटरमीडिएट फिजिक्स 2020। इसमें अभी मेरे एक सवाल है जो कि बच्चों को हो सकता है थोड़ा सा दिक्कत करे। क्वेश्चन नंबर 5 का डी, 5 के डी में आपके सामने लिखा है ड्रॉ अ लेबल्ड रे डायग्राम ऑफ एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। सवाल अच्छे से आप देखना, लिखा है कि व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ द डिस्टिंक्ट विजन, तो विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्वेक्स लेंस आर टू बी यूज्ड फॉर मेकिंग अ टेलीस्कोप हैविंग मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर, ऑल्सो फाइंड आउट द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द टेलीस्कोप। और यहाँ पे आपको वैल्यू दे रखा है F1 20 सेंटीमीटर, F2 50 सेंटीमीटर, F3 1 मीटर एंड F4 5 सेंटीमीटर। तो अब देखो बेटा, ये टेलीस्कोप का क्वेश्चन है। किसका है? हमारे सामने टेलीस्कोप के लिए सवाल है। ठीक, तो टेलीस्कोप का जो जब फाइनल इमेज हमारी, यानी कि जब भी मैग्नीफिकेशन के दो फार्मूले होते हैं, तो जब फाइनल इमेज हमारी कहाँ बन रही हो, फाइनल इमेज फॉर्म्ड एट डी, डी का मतलब लीस्ट डिस्टेंस पर, तब हमारा मैग्नीफिकेशन का जो फार्मूला होता है, वो मैग्नीफिकेशन का फार्मूला क्या होता है कि माइनस FO अपॉन FE इंटू 1 प्लस FE डिवाइडेड बाई डी। और ये एक टेलीस्कोप है, तो टेलीस्कोप में सबको पता होगा कि देयर आर 2 लेंसेस। एक लेंस को हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्टिव और एक लेंस को बोलते हैं आईपीस लेंस। ठीक है, और सबको पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ मान लो FO है और आईपीस का फोकल लेंथ FE। FO हमेशा बड़ा होना चाहिए FE की कंपैरिजन में, और FE जितना पॉसिबल हो उतना छोटा लेना चाहिए, और FO जितना पॉसिबल हो उतना बड़ा लेना चाहिए। तो अब हमारे पास क्वेश्चन में इन्होंने अलग अलग वैल्यू दे दिया है कि F1 दे दिया है 20 सेंटीमीटर, F2 दे दिया है 50 सेंटीमीटर, और F3 दे दिया है 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर कर लिया, और हमारे पास F4 दिया है 5 सेंटीमीटर। तो इस ऑब्जर्वेशन में आप ज़रा ध्यान से देखोगे तो आपको ये लगेगा कि F3 जो है इसका फोकल लेंथ ज़्यादा बड़ा है, और ये है 100 सेंटीमीटर के बराबर। तो इसी वाले को हम ले लेते हैं ऑब्जेक्टिव फोकल लेंथ की तरह। ठीक, और सबसे छोटा इनमें से अगर देखा जाए तो F4 है, ये रहा। और ये F4 की वैल्यू हमारे पास जो दे रखी है वो सीधा दे रखा है 5 सेंटीमीटर। इसको हम लोग कंसीडर कर लेंगे आईपीस का फोकल लेंथ। और अब आप मैग्नीफिकेशन निकालोगे तो सबसे बड़ा मैग्नीफिकेशन भी निकल के आ जाएगा। तो ये 100 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर इस फार्मूले में खाली आपको रखना है, और आपका आंसर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। यानी कि चलो देख लेते हैं कि आंसर आता है कि नहीं। तो हमने रख दिया कि m बराबर, हमने रख दिया m इज इक्वल टू माइनस FO यानी कि 100, FE 5 1 प्लस FE 5, और डी की वैल्यू सबको पता है कि 25 होता है। 5 से ये कट गया 5 टाइम्स में, इसको सिंप्लीफाई कर लो तो आ जाएगा आपका कि माइनस 100 अपॉन 5 मल्टीप्लाइड बाई 6/5 है ना। तो यहाँ से क्या आ गया, 5 से इसको काट दो भाई, तो कितना आ जाएगा 20, 5 से फिर 20 को काट दो, आ गया 4। तो हमारी वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 24। तो आपका मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर आपको मिल गया टेलीस्कोप का -24। ठीक है, तो एक बात जो आपको ध्यान रखने वाला है कि जब आपके पास इतने सारे लेंस हैं और सेलेक्ट करना है टेलीस्कोप के लिए, तो हमेशा एक बड़ा और एक सबसे छोटा वाला सेलेक्ट करना चाहिए। क्योंकि हमेशा जो हमारे टेलीस्कोप होते हैं, टेलीस्कोप के ऑब्जेक्टिव लेंस हमेशा लार्ज फोकल लेंथ का होता है और आईपीस हमेशा स्मॉल फोकल लेंथ का होता है। जबकि इसके जस्ट उलट जब हम माइक्रोस्कोप की बात करते हैं, ध्यान रखना आप लोग, जैसे ही हम माइक्रोस्कोप की बात करेंगे तो माइक्रोस्कोप में जो हमारे माइक्रोस्कोप है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, तो इसमें भी हमारे पास 2 लेंस लगते हैं, एक ऑब्जेक्टिव लगता है और एक आईपीस लगता है। ठीक है, तो जो अब यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है वो कैसा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। यानी इसका फोकल लेंथ छोटा होता है और आईपीस लेंस का फोकल लेंथ बड़ा होता है। तो माइक्रोस्कोप में अलग चलता है और टेलीस्कोप में हमेशा लार्ज फोकल लेंथ होता है ऑब्जेक्टिव का, और आईपीस का हमेशा छोटा होता है। तो जब आपको सेलेक्ट करना है तो ऐसे आप करेंगे। ठीक है, हो जो अभी फिर उसी सेट का जो हमारा सेट नंबर 5 था, कहाँ गया हो, ये आप देख रहे हो
ये अभी सेट 5 का ही 2020 सेशन का है ये, ठीक है। उसका अभी सेक्शन ई में हमारा एक सवाल है, छठा क्वेश्चन। छठे क्वेश्चन में हमारे सामने लिखा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ फेज डिफरेंस बिटवीन द करंट एंड वोल्टेज इन द गिवन LCR सर्किट। ठीक है, ये जो हमारा गिवन LCR सीरीज सर्किट है, इसके लिए हमको क्या निकालना है, फेज एंगल निकालना है। तो सबसे पहले हम फेज एंगल निकालते हैं। देखो, अब हमसे सबसे पहले इसमें पूछ लिया है, क्या पूछ लिया है, थोड़ा सा मैं इसको एडजस्ट कर लूँ, एडजस्ट हो जा, हाँ। देखो, तो अब बच्चों आपसे क्या पूछा गया है, साफ साफ दिख रहा है कि हमको निकालना है फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज। अब फेज डिफरेंस का ये LCR, अभी ये सर्किट कैसा है, LCR सर्किट है। क्वेश्चन नंबर छठा है, ध्यान देना, सेक्शन ई का। तो अब tan फाई बराबर हमारा फेज डिफरेंस का फार्मूला क्या होता है कि XL डिफरेंस XC डिवाइडेड बाई R। ठीक है, ये हमारा LCR सीरीज सर्किट के लिए फेज एंगल निकालने का फार्मूला है। और सबको पता है कि XL बराबर क्या होता है, ओमेगा L, XC बराबर क्या होता है, 1/ओमेगा C। तो आपको क्या करना है कि आपके पास वोल्टेज की इक्वेशन भी तो दे रखी है। अब ध्यान से देखो, तो यहाँ इस इक्वेशन में आपको वोल्टेज की इक्वेशन दे रखी है कि V = V0 sin 1000t + फाई। तो ये जो आपको 1000 है, ये तो ओमेगा की वैल्यू है। ये किसका वैल्यू है, ओमेगा का। ओमेगा का वैल्यू यहाँ से मिल गया। L आपके सामने 100 मिली हेनरी दिया है, C की वैल्यू 2 माइक्रोफैरड दिया है, R की वैल्यू 400 ओम दिया है। तो अगर नहीं निकाल पा रहे हो तब भी मैं बता दे रहा हूँ कि देखो, आपका पास V की वैल्यू दे रखा है V0 sin 1000t + का फाई। ठीक है, अब आप लोग ध्यान से देखना कि इन्फॉर्मेशन हमने इतना लिख लिया और इसमें रखना है सब। और क्या दिया है हमारे पास L की वैल्यू दिया है 100 मिली हेनरी। 100 मिली हेनरी का क्या मतलब हुआ, 100 मिली हेनरी का मतलब हो गया कि 100 × 10⁻³ हेनरी। कैपेसिटी हमारे पास दे रखा है 2 माइक्रोफैरड, यानी कि ये हो गया 2 × 10⁻⁻6 फैरड। और जो रेजिस्टेंस है वो ऑलरेडी दे रखा है 400 ओम का। ठीक है, तो हम इस फार्मूले को लगा के सबसे पहले क्या निकालेंगे, XL निकालेंगे। तो हमने चलो XL निकाल लिया कि ओमेगा मतलब 1000, L की वैल्यू हमारे पास ये आ ही गई कि 100 × 10⁻⁻3। तो देखो 10⁻³ और 10⁻+3, तो ये और ये आपस में कैंसिल हो गया। तो यहाँ से हमको सीधा मिला 100 ओम। अब XC निकालते हैं, यानी 1/ओमेगा C। तो 1/1000, C की वैल्यू आपके पास है कि 2 × 10⁻⁻6। अब देखो, तो 1 अपॉन ये 2 को हमने लिख लिया। यहाँ देखो 1000 का मतलब क्या है, 10⁻³ और यहाँ 10⁻⁻6। तो हमारे पास नीचे बचा क्या, 10⁻⁻3 बचा, क्योंकि -6 में जब ये वाला 3 ऐड करेंगे तो -3 बचेगा। अब इस चीज़ को हम कैसे लिख सकते हैं, ये 10⁻³ ऊपर चला गया, यानी कि यह 1000 बच गया। तो ऊपर 1000 आ गया, नीचे 2 डिवाइड कर दिया हमने, कितना आ गया 500। तो XC की वैल्यू हमारे पास कितना आ गया, 500 ओम। तो अब जब XL डिफरेंस XC निकालेंगे तो क्या आ जाएगा कि XL की वैल्यू है 100, डिफरेंस 500। तो हमारे पास कितना मिला, हमारे पास मिला 400 ओम। और R तो आपके सामने दिया ही है 400 ओम। अब लगा दो इसी में कि 10, अब लगा लो आप कि 10 फाई = XL डिफरेंस XC बटे में R, दैट इज़ ऊपर भी आ गया 400, नीचे भी आ गया 400, कट के क्या आ गया 1। अब 1 tan के टर्म में कितने डिग्री का वैल्यू होता है, तो tan 45 डिग्री का। तो इसका मतलब tan और tan यहाँ से कैंसिल, तो फाई की वैल्यू आपको क्या मिल गया, 45 डिग्री। इसका क्या मतलब हुआ, इसका साफ साफ ये मतलब हो गया कि जो हमारा वोल्टेज एंड जो करंट है इसके बीच में आपका कितना फेज एंगल मिला, 45 डिग्री। तो पहले पार्ट का आंसर एकदम क्लियर हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, पहले पार्ट के आंसर में किसी भी बच्चों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप लोग आराम से इसको नोट कर सकते हो, देख सकते हो। अब देखो दूसरा पार्ट इसमें करते हैं। ठीक है, देखो दूसरे पार्ट में इसमें दिया है, ध्यान से आप देखो ना, अगर थोड़ा सा मैं और जूम कर देता हूँ ताकि आपको दिखाई दे। दूसरे पार्ट में साफ साफ लिखा है बच्चों कि इफ़ अ कैपेसिटर C1 इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद कैपेसिटर C, यानी जो C है इसके साथ अगर यहाँ से पैरेलल में एक कैपेसिटर और लगा दें जिसका नाम है C1, ऐसे। ठीक है, C1
इन ऑर्डर टू मेक द पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट इज यूनिटी यानी कि 1। अब आपके सामने तो फाइंड द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस C1। तो बड़ा आसान सा सवाल हो गया। अब बोल दिया कि भाई हमें C1 की वैल्यू निकालनी है जो कि C के साथ पैरेलल में है, और अब इस पूरे सर्किट का जो पावर फैक्टर की वैल्यू है वो कितनी है, यूनिटी है, 1 है। अब सबको पता है, हटा देते हैं इसको, कि भाई पावर फैक्टर की अगर बात आ गई हमारे सामने, किसकी वैल्यू हमसे निकालने को बोल दिया गया, पावर फैक्टर निकालने की बात आ गई, तो आपको पता होना चाहिए कि जो पावर फैक्टर है इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, cos फाई से। अब cos फाई बराबर होता क्या है हमारे पास, पावर फैक्टर की वैल्यू तो ये होती है। अब cos फाई की वैल्यू क्या होता है बताओ भाई, तो cos फाई की वैल्यू होती है R अपॉन Z, R अपॉन Z। हमने लगा दिया R अपॉन Z, और दे रखा है कि पावर फैक्टर की वैल्यू कितनी है, 1 है। तो ये वैल्यू हमारे किसके बराबर होगा, 1 के, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है कि पावर फैक्टर बिकम्स यूनिटी, तो पावर फैक्टर को हमने यूनिटी कर दिया। तो अब यहाँ से निकाला तो R इज इक्वल टू आ गया Z, यानी कि R, Z की वैल्यू क्या होती है, रूट अंडर XL डिफरेंस XC का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। हमने कहा अब यहाँ दोनों तरफ होल स्क्वायर कर लो, इधर भी होल स्क्वायर कर लो और इधर भी होल स्क्वायर कर लो, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब आपके सामने आ गया कि R इक्वल टू R स्क्वायर XL डिफरेंस XC का स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ये R स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से मिलेगा क्या कि XL डिफरेंस XC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यानी कि आपको यहाँ से मिला XL इक्वल टू XC। XL बराबर क्या हो गया, ओमेगा L। XC बराबर क्या हो गया, 1 अपॉन ओमेगा C। यहाँ से C की वैल्यू निकाल लो, तो C बराबर क्या हो गया, 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर इंटू C, ओमेगा स्क्वायर इंटू L। C नहीं, C की तो वैल्यू निकाल रहे हैं ना हम लोग, तो ये L है। अब ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा कितना है, तो 10 टू द पावर 1000 है, तो 1000 इंटू 1000, और L की वैल्यू कितनी है, तो 100 इंटू 10 टू द पावर -3। अब इसको भाई सिंप्लीफाई कर लो, देखो तो 10 टू द पावर -3 से 10 टू द पावर प्लस का 3 हमारा क्या हो गया, कैंसिल। तो यहाँ बचा 10 टू द पावर 3 और यहाँ बचा 10 टू द पावर 2। तो यहाँ से C की वैल्यू सीधा आ गया कि 10 टू द पावर -5 फैरड। आ गया कि नहीं आ गया। इस 10 टू द पावर -5 फैरड को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि 10 इंटू 10 टू द पावर -6 फैरड। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। तो ये जो हमारी आपकी C की वैल्यू आई, ये एज पर क्वेश्चन कि ये जो क्वेश्चन था हमारा, इस क्वेश्चन में ये समझ लो इन दोनों का इक्विवेलेंट आया, C और C1 का इक्विवेलेंट आया। तो ये C और C का इक्विवेलेंट का काम करेगा, C और C1 के इक्विवेलेंट का काम करेगा। तो हमने लिखा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब यहीं आ जाओ, बगल में मैं आपको बता देता हूँ। C1 की वैल्यू आ गया 10 इंटू 10 टू द पावर -6 फैरड। तो हमने कहा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि C इक्विवेलेंट, क्योंकि बोथ द C एंड C1, ध्यान से देखोगे अगर आप तो C और C1 दोनों पैरेलल में हैं, तो C इक्विवेलेंट की वैल्यू आ जाएगा C प्लस C1 के सम के बराबर। और C इक्विवेलेंट की जगह आपने रख दिया 10 इंटू 10 टू द पावर -6। C की वैल्यू दिया ही है 2 इंटू 10 टू द पावर -6। C1 हमको निकालना है, तो C1 की वैल्यू डायरेक्ट यहाँ से सिंप्लीफाई करो, क्या आ जाएगा, 10 में से ये 2 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो आया 8 इंटू 10 टू द पावर -6 फैरड इक्वल टू C1। तो इसी C1 की वैल्यू को पूछा था, और ये एकदम पूरा आसान सा क्वेश्चन था। अब आप लोग विधिवत अच्छे से देख सकते हो, इसमें कोई भी अगर दिक्कत हो तो बताना। कहीं से भी अगर आपको समझ में ना आ रहा हो, एक एक स्टेप मैंने किया है। ये सेकंड पार्ट है, यहाँ से क्वेश्चन का सेकंड पार्ट यहाँ से सोल्व है। अब क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट ये रहा, फर्स्ट पार्ट मैंने यहाँ पे सोल्व किया हुआ है, और ये हमारा छठा क्वेश्चन है सेक्शन ई का, सेक्शन ई का छठा क्वेश्चन है। तो आज के लिए इतना ही।